ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, एक्ट नंबर है ये 25 1955 का। इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 18 मई 1955। टोटल चैप्टर है इसमें 6 और सेक्शन है 30। इसमें सेक्शन 1 से लेकर 4 तक जो बता रखा है वो डेफिनेशंस बता रखी है, इसका शॉर्ट टाइटल बता रखा है और ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 1 में बता रखा है इसका शॉर्ट टाइटल। इसका शॉर्ट टाइटल होगा द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और इसका एक्सटेंशन की बात करें कहाँ कहाँ ये एक्सटेंड होगा तो ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होगा। पहले जम्मू कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं होता था लेकिन अब जम्मू कश्मीर पर भी एप्लीकेबल होगा। फिर है सेकंड है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। ये एक्ट जो है कहाँ कहाँ पर, हाँ ये जो है ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होता है। तो इन्होंने कहा है ऐसा पर्सन जो हिंदू है, जिसका रिलीजन हिंदू है, ये उस पर एप्लीकेबल होगा। जैसे कि वो वैष्णव है या फिर लिंगायत है या फिर जो हिंदूज को फॉलो करते हैं उन सभी पर एप्लीकेबल होगा। सेकंड नंबर में बता रखा है कि अगर कोई जैसे किसी ऐसे पर्सन को भी पर भी एप्लीकेबल होता है जो कि धर्म से बौद्ध, जैन या सिख है, लेकिन ये किन किन पर एप्लीकेबल नहीं होता ये क्वेश्चन आता है। अगर कोई मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है या फिर कोई यहूदी है तो ये उन पर लागू नहीं होता। तो जनरली हम कह सकते हैं कि जितने भी हिंदूज होते हैं ये उन पर एप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग बौद्ध, जैन और सिख, क्योंकि उन्हें भी हिंदू में काउंट किया जाता है। लेकिन ये मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और यहूदी पर एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, इतना समझ आया? यस मैम। फिर आगे इसमें बता रखा है, इसका सबसेक्शन 1 बता रखा है। इसमें बता रखा है कि आर्टिकल 366 का जो क्लॉज 25 है तो ये एसटी पर भी लागू नहीं होता, शेड्यूल ट्राइब्स पर भी लागू नहीं होता है। हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, हाँ हिंदू मैरिज एक्ट शेड्यूल ट्राइब्स पर एप्लीकेबल नहीं होता। कौन से शेड्यूल ट्राइब्स पे? जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 के क्लॉज 25 के अंदर जो दे रखे हैं, जिन्हें हम कहते हैं शेड्यूल ट्राइब्स, तो ये उन पर एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन निकालकर ये डायरेक्ट कर देती है कि यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा तो ये वहां पर भी एप्लीकेबल माना जाएगा। तो ये किन किन पर एप्लीकेबल नहीं होता? मुस्लिम्स पर एप्लीकेबल नहीं होता है, क्रिश्चियन पर नहीं होता, पारसी पर नहीं होता है, यहूदी पर नहीं होता है और शेड्यूल ट्राइब्स पर एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर आती है सेक्शन 3 में इसकी डेफिनेशंस आती है। फर्स्ट नंबर में बता रखी है कस्टम। कस्टम किसे कहते हैं? तो कस्टम जो कि एक बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है। जैसे कि हम कुछ चीजों को फॉलो करते हैं, जैसे अगर हम किसी उसमें रह रहे हैं, किसी फैमिली में रह रहे हैं तो उसकी कस्टम्स चलती हुई आ रही है। जैसे कि कोई प्रथा चल रही है, जैसे कहीं पर ये एक प्रथा चलती है कि जो बहू आएगी वो बहुत लंबा घूंघट निकाल के रहेगी, या फिर कुछ प्रथा ऐसी होती है कि लड़की जो है घर से बाहर नहीं जाएगी, तो उसके बारे में बता रखा है। कस्टम और यूसेस के बारे में बता रखा है। फिर बी में बता रखा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हम किसे कहेंगे? जो सिविल कोर्ट होता है जिसका एक जुरिडिक्शन होता है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को एस्टैब्लिशमेंट कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफिशियल गैजेट में उसका बता रखा होता है, स्टेट गवर्नमेंट बताती है कि इस एरिया में ये वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा और उसका जुरिडिक्शन यहाँ तक होगा। और सी में बता रखा है फुल ब्लड और हाफ ब्लड, सगा और सौतेला के बारे में। तो इसमें बता रखा है फुल ब्लड उसे कहेंगे जहाँ पे सेम ब्लड होता है, और हाफ ब्लड किसे कहेंगे? जहाँ पे सौतेला हो जाता है। ठीक है, फिर आता है यूट्रीन ब्लड। यूट्रीन ब्लड वो होता है कि जहाँ पर 2 पर्सन है जो मतलब नातेदार तो कहलाएंगे, जिनमें से एक जो होता है वो दूसरे से अलग होता है। जैसे कि हस्बैंड जो है वो तो सेम है लेकिन मदर अलग अलग है, तो उसे भी हम कहते हैं यूट्रीन ब्लड। फिर आता है ई में बता रखा है प्रिस्क्राइब।
तो प्रेस्क्राइब में बता रखे रूल्स, यानी कि इस एक्ट में जितने भी रूल्स दिए गए हैं वो सारे प्रेस्क्राइब कहे जाएंगे। एक्ट में आता है सपिंड। सपिंड रिलेशनशिप, मदर की तरफ से 3 जनरेशन होती है और फादर की तरफ से 5 जनरेशन होती है, तो उसे हम कहते हैं सपिंड रिलेशनशिप। तो सपिंड रिलेशनशिप में आपस में शादी नहीं हो सकती है, जैसे कि मुस्लिम्स में कजिन्स में शादी हो जाती है, लेकिन हिंदू मैरिज में क्या है, अगर सपिंड रिलेशनशिप में लोग आते हैं तो उनमें आपस में शादी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे सपिंड का मतलब होता है एक ही पिंड के अगर लोग होते हैं तो मदर की साइड से 3 जनरेशन और फादर की साइड से 5 जनरेशन को सपिंड रिलेशनशिप कहा जाता है। फिर आता है जी। जी में बता रखा है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। इसमें बता रखा है कि कौन कौन सी डिग्रीज को प्रोहिबिट कर रखा है, कौन कौन से रिलेशनशिप को प्रोहिबिट कर रखा है। तो अगर कोई पर्सन क्या होते हैं, कैंडिडेट होते हैं एक दूसरे के, लाइनल होते हैं, जैसे कि कजिन ब्रदर हो गया, कजिन सिस्टर हो गई, तो इसमें प्रोहिबिटेड डिग्री कहा जाता है, इनकी आपस में शादी नहीं हो सकती है। या फिर अगर कोई वंशज होते हैं एक दूसरे के और आपस में भाई होते हैं, भाई के बच्चे होते हैं, कजिन्स होते हैं, तो इन सबको प्रोहिबिटेड डिग्री माना गया है कि ये लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। क्लियर है इसका? यस मैम। फिर आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में बता रखा है ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट, मतलब जो सेविंग क्लॉज कहा जाता है इसमें केस का ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या होगा। फिर आता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज। हिंदू मैरिज के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो हिंदू मैरिज के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो दोनों पार्टीज है, हस्बैंड और वाइफ, तो वो उस समय क्या होना चाहिए, मतलब वो अनमैरिड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक लड़का किसी लड़की से शादी कर रहा है, उसकी पहले से शादी हुई हुई हो, ठीक है, तो वो शादी के टाइम पे दोनों अनमैरिड होने चाहिए, उसका पति या पत्नी पहले जीवित ना हो। नेक्स्ट है मैरिज के टाइम दोनों साउंड माइंड के होने चाहिए और उनकी कंसेंट जो है वो वैलिड होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए कि अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है और वो अपनी कंसेंट दे रहा है तो उसको नहीं माना जाएगा। थर्ड है जो उसकी कंसेंट है वो वॉलंटरी होनी चाहिए, मतलब कि वो किसी तरह के मेंटल डिसऑर्डर से वो ना दे रहा हो, किसी भी बीमारी से वो सफरिंग ना कर रहा हो। और नेक्स्ट है लड़के की एज 21 होनी चाहिए शादी के टाइम और लड़की की एज 18 इयर्स कंप्लीट होनी चाहिए, तभी शादी होगी। नेक्स्ट है अगर जो प्रोहिबिटेड डिग्री होती है उसको प्रोहिबिट कर रखा है, जैसे कि कस्टम और यूसेस के अनुसार अगर सेम पिंड में आते हैं तो वो मैरिज भी नहीं मानी जाएगी, मतलब सपिंड रिलेशनशिप वाले नहीं होने चाहिए। ओके मैम। ठीक है। फिर आता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 को रिपील कर दिया गया है। इसमें बता रखा है गार्जियनशिप इन मैरिज को अब हटा दिया गया। जी फिफ्थ वाला पॉइंट रह गया है। फिफ्थ के तो सारे बता दिए, उसको वो कर रखा है सपिंड रिलेशनशिप है और फोर्थ वाले में प्रोहिबिटेड डिग्री बता रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो फिफ्थ वाला हाँ, ना फोर्थ में प्रोहिबिटेड डिग्री बता रखा है और फिफ्थ में बता रखा है सपिंड नहीं होनी चाहिए। नहीं, फिफ्थ वाले में ना लास्ट वाला पॉइंट ओमिट हो गया है ना, इसलिए। हाँ 6 वाला ओमिट हो गया है। हाँ, वो मैंने सोचा कि ओमिट नहीं हुआ। हाँ, और फिर आता है सेक्शन 6 गार्जियनशिप इन मैरिज, ये भी ओमिट हो गया, इसको रिप्लेस कर दिया गया। फिर आता है सेक्शन 7 में बता रखा है सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिज, तो इसको हम ऐसे याद करेंगे 7 मीन्स 7 फेरे लेंगे। तो सेरेमनीज का मतलब है जो यहाँ पे जितने भी संस्कार फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि 7 फेरे लिए जाते हैं उसको संस्कार माना जाता है, ठीक है, और सिंदूर लगाया जाता है, मंगलसूत्र पहनाया जाता है, तो ये सब क्या होती है, सेरेमनीज होती है जो कि बाइंडिंग होती है। ठीक है, इसमें देखो क्लॉज 2 में लिख रखा है कि 7 स्टेप्स लिए जाते हैं, यानी कि 7 फेरे लिए जाते हैं, तो 7 को हम 7 से याद रखेंगे। फिर आता है 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। अब उनकी शादी हो गई है, 7 फेरे ले लिए, तो अब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाएंगे। तो 8 में बता रखा है रजिस्ट्रेशन। देखो रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है लेकिन मैंडेटरी नहीं है,
ठीक है, मतलब अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं, किसी अदर कंट्री में जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है, लेकिन इंडिया में कंपलसरी तो है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। फिर आता है सेक्शन 6, वो सॉरी सेक्शन 9। सेक्शन 9 है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स। तो सेक्शन 9 के बारे में आपने सुना होगा कि हस्बैंड और वाइफ की अगर कोई लड़ाई हो जाती है, वाइफ अपने घर चली जाती है, हस्बैंड उसको बुलाना चाहता है, तो हस्बैंड सेक्शन 9 का केस फाइल करता है, जिसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स। यानी कि हस्बैंड इसलिए केस फाइल करता है कि मेरे पास अधिकार है कि मैं दाम्पत्य अधिकार जो है उसका मेरा वायलेशन हो रहा है, कि मतलब यहाँ पे हस्बैंड पिटिशन फाइल करता है कि यहाँ पे मेरे राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो वहां पे सेक्शन 9 का केस डाला जाता है। ठीक है, जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये हस्बैंड ही डाल सकता है, तो इसमें लिख रखा है आइदर हस्बैंड और द वाइफ। लड़का भी ये पिटिशन फाइल कर सकता है, लड़की भी। ठीक है, यस मैम। तो इन दोनों में से कोई भी एक पिटिशन, दोनों में से कोई भी पिटिशन फाइल कर सकता है। बुलाने के लिए किया जाता है ये कि यहाँ पे हमारे कंजुगल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उसको भेजा जाए। इसमें बहुत सारे केस हैं। केस सरिता वर्सेस सुदर्शन कुमार चंद, सिर्फ केस का नाम याद कर लो। सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, 2 केस ये हो गए। फिर आता है सेक्शन 10। सेक्शन 10 होता है जुडिशियल सेपरेशन। देखो जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है, एक तरह का टेम्परेरी सेपरेशन होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देना। शादी खत्म नहीं होती, सिर्फ क्या होता है, एक तरह से टेम्परेरी सेपरेशन। कोर्ट ने कह दिया आप दोनों अलग अलग रहो। जैसे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर लड़ जाते हैं, तो कुछ टाइम के लिए उनको सेपरेट कर देना, ये एहसास दिलाने के लिए कि हाँ चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा सब कुछ। हो सकता है वो दोनों थोड़े दिन अलग रहे तो उनका एहसास हो जाए कि हाँ हमने गलती की, हमें फिर से अपनी रिलेशनशिप को बनाना चाहिए। तो ये क्या होता है, कुछ टाइम के लिए दिया जाता है कोर्ट के द्वारा जुडिशियल सेपरेशन। फिर आता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 है वाइड मैरिज। वाइड मैरिज मतलब जो स्टार्टिंग से ही वाइड होती है। जैसे हमने सेक्शन 5 पढ़ा ना, सेक्शन 5 का हमने क्लॉज 1 पढ़ा, मतलब सेक्शन 5 में जितनी भी कंडीशंस दे रखी होती है, अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो उसको वाइड मैरिज माना जाता है। जैसे मान लो एक पर्सन है, उसकी शादी हुई भी ऑलरेडी, अब वो दूसरी लड़की से शादी कर रहा है, तो उसकी जो दूसरी शादी होती है वो वाइड मैरिज कहलाएगी, स्टार्टिंग से ही वो वाइड कहलाएगी। ठीक है, अब लेकिन एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर लड़का 21 साल से कम का है और लड़की 18 साल से कम की है और उन्होंने शादी कर ली, तो क्या वो शादी वॉइड मैरिज होगी? तो नहीं, वो शादी तो वैलिड होगी लेकिन पनिशेबल होगी, वो शादी वैलिड होगी। यस मैम, वाइडेबल होगी मतलब? नहीं, वॉइडेबल नहीं होगी, वैलिड होगी लेकिन पनिशेबल होगी। ओके, मतलब वाइड भी नहीं होगी और ना वैलिड होगी, बट पनिशेबल होगी। हाँ। फिर आता है सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज। वॉइडेबल मैरिज में क्या होता है, मतलब कोई जो शादी होती है वो पहले से ही वॉइड नहीं होती है, वो वाइड बाद में वॉइडेबल हो जाती है। जैसे कि हस्बैंड और वाइफ है, दोनों की शादी होगी लेकिन उनके बीच में कोहेबिटेशन नहीं हुआ है, या फिर लड़का जो है वो इम्पोर्टेंस की वजह से जो है उनके बीच में कोहेबिटेशन नहीं हुआ है, तो वो वॉइडेबल हो जाएगी। अगर सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2 जो है उसकी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है, तो तब वहां पे वॉइडेबल हो जाएगी। और बाकी है, अगर वो अनसाउंड माइंड का होता है लड़का या लड़की, वहां पे भी वॉइडेबल हो जाएगी। अगर लड़की किसी और से प्रेग्नेंट होती है तो वो भी वॉइडेबल होगी। अगर फ्रॉड से शादी की जाती है या फिर फोर्सफुल शादी की जाती है, वो भी वॉइडेबल होगी। अगर जैसे किडनैप से शादी की जाती है तो उसको भी वॉइडेबल मैरिज माना जाता है। क्लियर है आर्यन? यस मैम। बताओ क्या क्या बताया? हम इसमें वही बताया कि एक तो जब पर्सन जो होता है वो जो फीमेल होती है किसी और से प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम पर वॉइडेबल मैरिज होगी। जब पर्सन अनसाउंड माइंडेड होता है उस टाइम पर वॉइडेबल मैरिज हुई होगी। और साथ साथ में आपका
जब पर्सन अंडर प्रेशर होता है उस टाइम पर भी वॉइडेबल मैरिज होती है। मतलब अगर अनसाउंड माइंड का होगा, इम्पोर्टेंसी होगी और फ्रॉड से शादी की जाएगी, कोहैबिटेशन नहीं हुआ है, किन्नर से शादी हुई है, तो वो वॉइडेबल होगी। ठीक है, yes, वॉइड में हमने क्या पढ़ा था, जो स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, जैसे शादी हुई भी है, ऑलरेडी शादी कर रहा है, वो वॉइड होगी। yes, फिर आता है सेक्शन 13। सेक्शन 13 में है डाइवोर्स। तो डाइवोर्स के दो टाइप होते हैं, जैसे एक हस्बैंड और वाइफ है, इन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया, वो दोनों जो है वो अलग अलग रहना चाहते हैं। तो एक होता है 13A में डाइवोर्स बाय मतलब जहाँ पे एक पार्टी लेना चाहती है, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स। और सेकेंड होता है 13B। 13B में होता है म्यूचुअल कंसेंट से। ठीक है, तो इसमें ग्राउंड्स बता रखे हैं कि किन किन ग्राउंड्स पे आप जो है वो डाइवोर्स ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे बता रखा है कि अगर मान लो हस्बैंड और वाइफ जो है उसमें उनमें कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया एक दूसरे के साथ, तो ये ग्राउंड होता है। सेकंड है अगर क्रुएलिटी होती है, हस्बैंड वाइफ के साथ क्रुएलिटी करता है या फिर वाइफ हस्बैंड के साथ करती है, तो वहां पे। और इसका थर्ड नंबर पे दे रखा है अगर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को बिना बताए 2 साल से अलग रह रहे हैं बिना किसी कारण के। नेक्स्ट है अगर दोनों में से किसी ने अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अगर वो अनसाउंड माइंड लगातार चलता आ रहा है, मतलब उसकी डिसीज इस हद तक बढ़ गई है कि वो ठीक नहीं हो सकता है, तब भी ले सकते हैं डाइवोर्स। या फिर अगर मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, मेंटल इलनेस हो जाती है, तब भी 13A में डाइवोर्स ले सकते हैं। अगर वो ऐसी डिसीज को सफर कर रहा है जो कि बहुत ही विनरल डिसीज होती है, तो वहां पे भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। या फिर अगर मान लो उसने अपना रिलीजन जो है वो बिल्कुल त्याग दिया है, मतलब पूरे संसार से मोहमाया को उसने त्याग दिया है और धार्मिक आश्रम में वो प्रवेश कर चुका है। या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसके 7 साल से उसके बारे में नहीं सुना गया, उसका पता ही नहीं चल पा रहा 7 साल से कि वो कहाँ पर है, तो वहां पे भी डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई एक कर सकता है। मैम तब तो वो डेड माना जाएगा ना, जब 7 साल से कोई है ही नहीं। हाँ तो हाँ, तो उसको डेड माना जाएगा। तो लेकिन फिर भी हमें कोर्ट में एप्लीकेशन तो लगानी पड़ेगी, कोर्ट डिक्लेयर करेगा उसको। क्योंकि वो हमने पढ़ा है ना कि क्या बोलते हैं, जो मैरिज होती है कभी भी वॉइड नहीं होती और डिसॉल्वेबल नहीं होती एक पर्सन की डेथ के बाद भी। हाँ ठीक है ना, मतलब हम खुद डिक्लेयर नहीं कर सकते ना, हमें कोर्ट से डिक्लेयर कराना पड़ेगा। कोर्ट ही डिक्लेयर करेगा कि हाँ 7 साल से इसके बारे में नहीं सुना गया है, तो उस कंडीशन पे कोर्ट जो है वो डाइवोर्स की डिग्री दे देगा। ओके मैम। फिर आता है 13B। 13B आता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों म्यूचुअली डिसाइड कर लिया कि अब तो हमें साथ में रहना ही नहीं है, तो वहां पे वो दोनों पिटीशन फाइल कर सकते हैं सेपरेशन की, मतलब डाइवोर्स की, कि अब हम दोनों को अलग अलग रहना है। तो वहां कोर्ट क्या करता है, सबसेक्शन 1 में 6 महीने का उनको एक टाइम दे दिया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि हो सकता है 6 महीने के अंदर अंदर दोनों का कॉम्प्रोमाइज हो जाए, पिटीशन वापस ले ले। लेकिन अब बहुत सारे केस आ गए हैं जिसमें रिसेंट भी जो है वो डिक्री आ सकती है, मतलब 6 महीने का टाइम देना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें 6 महीने का टाइम इसलिए दिया जाता है कि मतलब एक होप रहती है कि हो सकता है कि दोनों को गलती का एहसास हो जाए और अपने पिटीशन वापस ले। ठीक है, 13B में म्यूचुअल हो गया। फिर आता है 14 है नो पिटीशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, यानी कि आप शादी के 1 साल के अंदर अंदर कोई भी रिट पिटीशन फाइल नहीं कर सकते डाइवोर्स की। ठीक है, 1 साल से ज्यादा का टाइम हो गया हो तभी आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं, इससे पहले नहीं कर सकते। 15 में है डाइवोर्स पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन, मतलब एक डाइवोर्स पर्सन जिसको डाइवोर्स मिल चुका है, डिग्री आ चुकी है, क्या वो दोबारा शादी कर सकता है? तो हाँ, वो दोबारा से शादी कर सकता है और मतलब उसकी शादी वैलिड मानी जाएगी अगर वो दोबारा से करता है। लेकिन कब? जब जो है उसकी डिग्री आ गई है और उसकी कोई भी अपील ना की गई हो। अगर अपील का टाइम जो है वो एक्सपायर हो गया है, सब कुछ ठीक है, तभी कर सकता है। 16 है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, अगर वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से बच्चे हुए हैं तो क्या उनको उनकी लेजिटिमेसी क्या रहेगी?
क्या वो धर्मज माने जाएंगे या नहीं। तो सेक्शन 11 में जो बता रखा है वॉइड मैरिज के बारे में और वॉइडेबल मैरिज के बारे में जो बता रखा है, तो अगर जो बच्चे वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से होते हैं उनको धर्मज बच्चे माना जाता है, क्योंकि वहाँ उनकी तो कोई गलती नहीं हुई है। धर्मज मीन्स हियर ठीक है, लेजिटिमेसी, ओके मैम, लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाता है। ओके, यस मैम। फिर आता है सेक्शन 17 में बता रखा है पनिशमेंट फॉर बाइगमी। ठीक है, अगर कोई पर्सन दूसरी शादी कर लेता है तो उसका पनिशमेंट, तो वाइड इसमें है, हम आईपीसी में सेक्शन 494 और 495 पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें पनिशमेंट दिया जाता है। तो अगर कोई पर्सन सेकंड मैरिज करता है, उसे बाइगमी कहते हैं, तो वो एक्ट के जरिए वॉइड मानी जाती है और आईपीसी के सेक्शन 494 एंड 495 में उसको पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक है, फिर आता है 18 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टेन अदर कंडीशन फॉर अ हिंदू मैरिज। इसमें बाकी पनिशमेंट के बारे में बता रखा है अदर कंडीशंस के बारे में, जैसे कि अगर सेक्शन 5 में जो नहीं है, जो हमने सेक्शन 5 में जो कंडीशंस पढ़ी है, सेक्शन 5 के अलावा बाकी कंडीशंस जो है वो सेक्शन 18 में दे रखी है। तो इम्प्रिजमेंट कहाँ मिलेगा? सेक्शन 18 में। इसमें बता रखा है कि अगर सेक्शन 5 की आप कोई भी मतलब उसको ब्रीच करते हैं तो इम्प्रिजमेंट मिलेगा 2 साल का, और उसको बढ़ाया जा सकता है, और साथ में 1 लाख रुपीज तक को फाइन लगाया जा सकता है। और बता रखा है जो क्लॉज 4 है और 5 है सेक्शन 5 का, इसमें सिंपल इम्प्रिजमेंट दिया जाता है और 1 मंथ तक का इम्प्रिजमेंट वो हो सकता है और फाइन 1000 तक का हो सकता है। ठीक है, क्लियर है इतना? यस मैम। फिर आता है सेक्शन 19 कोर्ट टू विच पिटिशन शैल बी प्रेजेंटेड। हम ये जो डाइवोर्स की जो पिटिशन है ये कहाँ फाइल करेंगे? तो ये फाइल होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि फैमिली कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही फैमिली कोर्ट होता है, तो जहाँ का भी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा हम वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये एप्लीकेशन पिटिशन फाइल करेंगे। इसको पिटिशन बोलते हैं। ओके मैम, ठीक है। yes, 20 में है कंटेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ पिटिशन। उसके क्या क्या कंटेंट रहेंगे, कैसे वेरीफाई किया जाएगा? तो एवरी पिटिशन प्रेजेंटेड अंडर दिस एक्ट शैल स्टेट एंड डिस्टिंक्टली इन द नेचर ऑफ द केस। मतलब केस की तरह ही हम इसको फाइल करेंगे, हम इसमें रिलीफ मांगेंगे और हम इसमें ग्राउंड्स बताएंगे, किसी भी चीज को नहीं छुपाएंगे। दोनों पार्टीज के इसमें साइन होते हैं और इसमें जो है जो कॉम्पिटेंट पर्सन होता है वो वेरिफिकेशन करेगा प्लेंट में, और साथ में एफिडेविट जाता है, एविडेंस लिए जाते हैं। फिर आता है सेक्शन 21 एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 5th of 1908। तो ये 1908 का ये बता रखा है कि ये एप्लीकेशन जो है ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होगी। तो इन्होंने कहा है कि ये सिविल प्रोसीडिंग्स की तरह ये चलाया जाएगा। ठीक है, तो ये पिटिशन को हम कैसे मानेंगे? सिविल प्रोसीडिंग्स मानेंगे। फिर है 21A पावर टू ट्रांसफर पिटिशन इन सर्टेन केसेस। सर्टेन केसेस में जो पिटिशंस है उसको ट्रांसफर भी किया जा सकता है, जो सेक्शन 10 का है, जैसे कि सेपरेशन जो यस मैम। 21A में है पावर टू ट्रांसफर पिटिशन इन सर्टेन केसेस। मतलब कुछ सर्टेन केसेस में पिटिशंस को ट्रांसफर भी किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी जुरिडिक्शन वाला कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, तो वहाँ पे पार्टी सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन की जो पिटिशन होती है और डाइवोर्स की जो पिटिशन होती है उसमें रिक्वेस्ट कर सकती है कि हमारे पिटिशन को ट्रांसफर कर दिया जाए दूसरी कोर्ट में। तो पार्टीज की एप्लीकेशन पे कोर्ट क्या कर सकता है, उसको ट्रांसफर भी कर सकता है, या तो उसी कोर्ट में उसको सकता है या फिर जिस कोर्ट के लिए मांग की गई है उस कोर्ट में भेज सकता है। 21B में बता रखा है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू ट्रायल और डिस्पोजल ऑफ पिटिशन अंडर दिस एक्ट। तो इसमें यस मैम। 21B स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ पिटिशन अंडर द एक्ट। तो इसका जो ट्रायल है ये कैसे चलेगा, मतलब जस्टिस होना चाहिए
इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस होना चाहिए। इसका जो कंक्लूजन होगा उसके रीजंस रिकॉर्ड किए जाएंगे और एक तरह से स्पीडी ट्रायल चलेगा इन पिटिशंस का। और 6 मंथ के अंदर अंदर कोशिश की जाएगी कि इसका डिस्पोजल हो जाए और दोनों पार्टीज को सुना जाएगा और सुनने के बाद में अपील की जो डेट है वो 3 महीने तक का उसमें टाइम दिया जाएगा। तो 6 मंथ के अंदर अंदर इसका डिस्पोजल होगा और 3 महीने का टाइम जो है वो उसके लिए दिया जाएगा अपील के लिए। 21C में है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में बता रखा है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं उसको लिया जा सकता है और मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि अनरजिस्टर्ड जो कि रजिस्टर्ड है तो वो भी लिए जा सकते हैं, मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं है और स्टैम्प पे नहीं है, सिर्फ एक तरह के पेपर्स है, उनको भी लिया जा सकता है। 22 में बता रखा है प्रोसीडिंग्स टू बी इन कैमरा एंड मे नॉट बी प्रिंटेड और पब्लिश। यहाँ कैमरे का मतलब होता है बंद कमरा, ठीक है। तो जितने भी प्रोसीडिंग्स होगी वो कैमरे प्रोसीडिंग्स होगी, मतलब कोई उसमें अंदर एंटर नहीं कर सकता और ना ही उसको प्रिंटेड किया जाएगा ना ही पब्लिश किया जाएगा। तो 22 में बता रखा है सारी प्रोसीडिंग्स कैमरा प्रोसीडिंग्स होगी जिसको ना तो प्रिंट किया जाएगा ना ही उसको पब्लिश किया जाएगा किसी भी न्यूज़पेपर में। 23 में बता रखा है डिक्री इन प्रोसीडिंग्स। इसकी क्या डिक्री रहेगी, इसकी क्या प्रोसीडिंग्स? यस मैम। 23 डिक्री इन प्रोसीडिंग्स। तो इसमें बता रखा है इस एक्ट के अंडर किसी प्रोसीडिंग्स में चाहे उसमें कोई भी मतलब डिफेंस मांगा गया हो या ना मांगा गया हो, लेकिन कोर्ट क्या करेगी उसको फाइंड आउट करेगी। कोर्ट अपना सेटिस्फाइड देखेगी कि उसमें क्या क्या रिलीफ मांगे गए हैं, ठीक है। तो उसमें जो भी रिलीफ मांगे गए होते हैं तो उसके बारे में बताएगी कोर्ट, मतलब उसको रीजंस रिकॉर्ड करेगी और उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे अगर प्रोएलिटी से रिलेटेड है तो प्रोएलिटी वाली सारी चीजें देखेगी। अगर जैसे डाइवोर्स है तो आपस में उनकी नहीं बन रही है तो आखिर किस बात में उन पर लड़ाई है वो सारी चीजें देखेगी। और कोर्ट क्या करेगी बिना किसी डिले के प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करेगी और जो भी रिलीफ देगी उसमें रीजंस मेंशन किए जाएंगे कि इस वजह से जो है ये रिलीफ दिया जा रहा है। क्लियर है? यस मैम। फिर है 23A अदर प्रोसीडिंग्स। तो अदर प्रोसीडिंग्स में बता रखा है कि अगर डाइवोर्स या फिर जुडिशियल सेपरेशन है या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है उसमें जो भी प्रोएलिटी है डिसर्शन है के आधार पर चाहे अगर कोई भी रिलीफ मांगा गया होता है तो दूसरा पर्सन क्या कर सकता है उसका विरोध कर सकता है। मतलब कि जैसे मान लो मैंने पिटिशन फाइल करी सेक्शन 19 तो लड़का आएगा, लड़का अपना पक्ष रख सकता है, काउंटर क्लेम कर सकता है कि मुझे भी इस पर ऑब्जेक्शन है, मैं भी ऑब्जेक्शन देना चाहता हूँ, ठीक है। तो रिस्पोंडेंट को भी यहाँ पे राइट मिला हुआ है कि उसको भी रिलीफ दिया जाएगा, उसकी भी सुनी जाएगी, ठीक है। अरुण दोनों पक्षों को सुना जाएगा। ये वही तो हुआ मैम ऑडी आर्ट्रम पैट्रम। इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट और स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट एंड स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। ओके मैम। फिर आता है 24 बहुत इंटरेस्टिंग है जिसपे हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। मेंटेनेंस पेंडेंट फ्लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स। इसमें बता रखा है जब इस एक्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स होती है कोर्ट को ये लगता है कि मतलब कौन एक्सपेंसेस देगा तो उसके बारे में बता रखा है कौन मेंटेनेंस देगा। जैसे कि एक हस्बैंड अपने वाइफ से मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकता है सेक्शन 24 में। जरूरी नहीं है, मतलब जैसे 125 सीआरपीसी में वहां पे सिर्फ वाइफ का दे रखा है, हस्बैंड के लिए कोई रेमेडी नहीं दे रखी है। लेकिन सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे हस्बैंड जो है वो एक्सपेंसेस की डिमांड कर सकता है अपनी वाइफ से कि मेरे पास मतलब गुजारा भत्ता करने के लिए कुछ नहीं है तो मुझे अपनी वाइफ से दिलवाया जाए। इंटरिम मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन हमेशा याद रखना 24 में है। फिर आता है 25 परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। इसमें बता रखा है परमानेंट केस में जो कोर्ट ऑर्डर देगी जब फाइनल डिसीजन हो जाएगा तो
डिसीजन देगी, जैसे कि जुडिशियल सेपरेशन हो गया दोनों के बीच में, ठीक है, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि आप इसको परमानेंट वो दीजिए, एलिमिनी दीजिए, मेंटेनेंस दीजिए। अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स है तो वहां पे एक तरह से बांध दिया जाता है मंथली, ठीक है। यस मैम। फिर आता है 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की कस्टडी किसके पास रहेगी, तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि बच्चों की शिक्षा को देखते हुए ऑर्डर करेगा कि जिसके पास अच्छी एजुकेशन बच्चा गेन कर सकता है तो उसके पास दिया जाएगा। अगर बच्चा छोटा है तो माँ के पास रहेगा, लेकिन अगर बच्चा थोड़ा सा समझदार है, थोड़ा बड़ा है, तो शिक्षा को देखते हुए निस्तारण किया जाएगा। इसमें है कि मतलब 60 डेज के अंदर अंदर उसका डिस्पोजल किया जाएगा, ठीक है। यस मैम। एक केस था गीता हरण वर्सेस भारतीय रिजर्व बैंक। यस मैम, इसमें वैसे एक बार बताइए, बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए? जैसे आपने कहा ना बच्चा छोटा है तो 5 साल तक का बच्चा है, 5 साल से छोटा है, 5 साल तक का बच्चा तो मदर की कस्टडी में रहेगा। लेकिन 5 साल से ऊपर का है, क्योंकि 5 साल से ऊपर के बच्चे का मतलब है अब उसकी एजुकेशन का टाइम स्टार्ट हो गया कि उसको अच्छी एजुकेशन दी जाए, तो वहां पे वो डिसाइड करेगी उसकी शिक्षा को देखते हुए, उसके भविष्य को देखते हुए कि बच्चा किसके पास रहना चाहिए। बता रखा है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। अगर मैरिज के टाइम कोई प्रॉपर्टी मिली है तो प्रॉपर्टी का डिस्पोजल कैसे होगा ये उसके बारे में बता रखा है। फिर आता है 28 में बता रखा है अपील्स फ्रॉम डिक्री और ऑर्डर। ये जो डिक्री होती है और ये जो ऑर्डर होते हैं तो इसकी अपील्स का टाइम बता रखा है। तो पहले था 30 दिन का टाइम, लेकिन 2003 में एक अमेंडमेंट हुआ, अब उसमें 90 दिन का टाइम कर दिया गया है। तो 90 दिन के अंदर अंदर क्या होता है पड़ेगा, डिस्पोजल करना पड़ेगा। ओके, मतलब 90 डेज के अंदर जैसे तैसे करके कोर्ट को डिस्पोजल करके देना है। हाँ, 28A में है इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर। मतलब इसकी इन्फोर्समेंट क्या होगी, जिस दिन से डेट दे कोर्ट जिस दिन से दे देगा तो उस दिन से वो एप्लीकेबल होगा। जैसे ही सिविल कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है तो उस दिन से इन्फोर्स माना जाएगा कि आज से ये डिक्री एप्लीकेबल हो गई। 29 को कहते हैं सेविंग क्लॉज। 29 को लिख लो आप, डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड। इसमें सेविंग्स के बारे में बता रखा है। ओके मैम, डॉक्ट्रिन ऑफ फैंटम 30 जो है डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड। ओके मैम। सेक्शन 30 जो है गया है, सेक्शन 30 जो है 1960 का 58 का जो सेक्शन है 2, तो इसमें जो अनुसूची दे रखी है उसके द्वारा इसको रिपील कर दिया गया, फर्स्ट शेड्यूल के अंडर इसको रिपील कर दिया। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पूरा कंप्लीट। थैंक यू।